friends, in this video we will talk about John Henry Newman, one of the writer of Victorian age. He was born in 1801 and he was died in 1890. And let's talk about his life. He served as a priest and a teacher for 45 years. 45 years तक वो चर्च में एज ए फादर एंड एज ए टीचर उन्होंने 45 ईयर्स तक जॉब किया था. ही वर्कड इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में भी उन्होंने भाग लिया था. इट इज़ ए मूवमेंट स्टार्टेड बाय एंग्लो कैथलिक एंड दे वांटेड टू ब्रिंग द कैथलिक ट्रेडिशन बैक टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड. तो एंग्लो कैथलिक ने ये स्टार्ट किया था और वो चाहते थे कि जो कैथलिक ट्रेडिशन जो हेनरी एट के टाइम पे सेपरेट हुआ था वो फिर से चर्च ऑफ इंग्लैंड में लागू किया जाए. हेनरी द एट डिवाइडेड एंड सेपरेटेड द चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द रोमन कैथलिक चर्च. जो पोप थे उनसे उन्होंने अलग कर दिया था क्योंकि इनको बेटा चाहिए था एडवर्ड, और हमने इसके बारे में पहले के अपने वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करा है. फ्रॉम द रोमन कैथलिक चर्च बिकॉज हेनरी एट सेड नो longer the Roman Catholic Church will be there on England and a new kind of church which will be called Anglican Church or the Church of England. तो उन्होंने बोला था कि नहीं, ये वाला नहीं, अभी मेरे रूल से पोप जो रोम के थे वहाँ वो रूल नहीं बनाएंगे, अब मैं बनाऊँगा. तो इन्होंने अपना एंग्लिकन चर्च स्टार्ट किया था इंग्लैंड में, जिसे हम चर्च ऑफ इंग्लैंड भी बोलते हैं. तो इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी. तो अब जो कैथलिक थे वो फिर से चाहते थे कि जो कैथलिक ट्रेडिशन है वो फिर से चर्च ऑफ इंग्लैंड में लागू किया जाए. बिकॉज हेनरी जो एट थे said no longer the Roman Catholic Church will be there on England and a new kind of church which will be called as Anglican Church उन्होंने स्टार्ट कर दी थी. In Oxford movement the few men who are Anglo Catholic they wanted to bring the Catholic tradition back to the England. तो जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट थी उसमें थोड़े बहुत जो कैथलिक थे वो फिर से एंग्लो कैथलिक थे, वो चाहते थे कि भैया फिर से हम लोग आए एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एंग्लिकन चर्च. जो हेनरी एट ने एंग्लिकन चर्च चलाई थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे एंड दे वांटेड दैट द कैथलिसिज्म शुड अगेन कम इन द इंग्लैंड. तो कैथलिक जो ट्रेडिशन था वो फिर से, क्रिश्चियन जो ट्रेडिशन था वो फिर से इंग्लैंड में शुरू किया जाए. सो हेनरी न्यूमैन वॉज द सपोर्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. और हेनरी न्यूमैन जो थे वो इस मूवमेंट के सपोर्टर थे. वो भी चाहते थे कि जो एंग्लो कैथलिक जो है वो चाह रहे हैं कैथलिक ट्रेडिशन फिर से आए इंग्लैंड में, तो ये होना चाहिए. and he went on a tour to Africa, Greece and Italy which gave him understanding of divinity. तो वो उन्होंने टूर किया था कहाँ पे, अफ्रीका, ग्रीस एंड इटली में, तो ताकि अंडरस्टैंड कर पाए, लोगों के विचार जान पाए. ही वॉज फर्स्टली पार्ट ऑफ एंग्लिकन चर्च. वो पहले पार्ट थे एंग्लिकन चर्च को सपोर्ट कर रहे थे, बट लेटर ही कन्वर्टेड टू कैथलिसिज्म. बाद में वो कैथलिसिज्म में कन्वर्ट हो गए एंड इज़ वेयर ही स्टार्टेड ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. और उसी मूवमेंट से उन्होंने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो वर्क स्टार्ट करते हैं, मतलब ये कन्वर्शन में थे, एंग्लिकन चर्च में थे, लेकिन इन्होंने कैथलिसिज्म बाद में अपना लिया था. तो वर्क स्टार्ट करते हैं इनके. द फर्स्ट वर्क इज़ ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स. ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स द फर्स्ट वर्क. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1833 टू 1841. ये पब्लिश हुए थे 1833 से 1841 तक. एंड दिस वॉज ए सीरीज ऑफ 90 थियोलॉजिकल एसेस. तो ये सीरीज इन्होंने चलाई थी जिसमें इन्होंने 90 थियोलॉजिकल एसेस दिए थे. एंड दिस एसेस was written to grab the attention at the Oxford movement. तो वो चाहते थे कि इन एसेस के थ्रू जो वहाँ के लोग हैं इंग्लैंड के, उनकी अटेंशन हो, उनका फोकस पड़े कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट नाम की एक मूवमेंट चल रही है यहाँ पे इंग्लैंड में. एंड दिस एसेस बिकेम सो पॉपुलर दैट द एंटायर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज आल्सो कॉल्ड एज ट्रैक्टेरिनिज्म. तो ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि इस मूवमेंट को लोगों ने नाम दिया ट्रैक्टेरिनिज्म, क्योंकि ये ट्रैक्ट्स उन्होंने लिखे थे ना, ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम वर्क का नाम है, तो उसी नाम से इसका नाम बना ट्रैक्टेरिनिज्म. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो कैथलिक वापस लाने की बात हो रही थी उसको इन्होंने नाम दिया ट्रैक्टेरिनिज्म. सो इसका सिनोनिम क्या हुआ, सेम नाम. जो सिनोनिम का मतलब एंटोनिम मतलब अपोजिट और सिनोनिम मतलब
मीनिंग उसका सेम। तो सिनोनिम ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज ट्रैक्टरियनिज्म। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है? ट्रैक्टरियनिज्म। ही वॉज द प्रोटेस्टेड अगेंस्ट मटीरियलिज्म एंड आस्क पीपल टू गो बैक टू द मिडिल एजेस। तो वो सपोर्टर थे किसके? मिडिल एजेस में जाने के लिए लोगों को कह रहे थे और बोल रहे थे ये मटेरियलिज्म की दुनिया छोड़ दो और वापस उन्हीं एज में जाओ। कैथोलिक चर्च वापस होनी चाहिए, एंग्लिकन चर्च वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो नेक्स्ट है लॉस एंड गेन। द नेक्स्ट वर्क है लॉस एंड न्यूमैन का लॉस एंड गेन। तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1848 में ये पब्लिश हुआ। दिस इज़ ए नॉवल। ये एक फिलोसॉफिकल नॉवल है डिस्क्राइबिंग रिलीजियस क्लाइमेट। तो ये एक रिलीजियस क्लाइमेट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो वहाँ का जो रिलीजन के थ्रू बोलते हैं ना कि धर्म का जो शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अब एक धर्म वाला क्लाइमेट शुरू हो गया था ड्यूरिंग 1840s एंड कन्वर्शन ऑफ यंग स्टूडेंट टू कैथोलिसिज्म। और कन्वर्ट हो रहे थे वापस, जो एंग्लिकन बन चुके थे वो वापस कन्वर्ट हो रहे थे कैथोलिसिज्म में। एंड इन दिस ही क्रिएटेड ए फिक्शनल कैरेक्टर। तो इसमें इन्होंने लॉस एंड गेन में एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया था ताकि लोगों को और ज़्यादा वो अपने साथ जोड़ सके। वो हु इज़ ए पार्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जो फिक्शनल कैरेक्टर था वो भी एक पार्ट दिखाया था उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। एंड हैज़ रिसेंटली कन्वर्टेड टू कैथोलिसिज्म। और जो रिसेंटली कन्वर्ट हुआ है कैथोलिसिज्म, इस टाइप का एक फिक्शनल कैरेक्टर इन्होंने लोगों के सामने लॉस एंड गेन में दिया था। इस नॉवल के थ्रू उन्होंने दिया था ताकि लोग मोटिवेट हो और अपना धर्म परिवर्तन जो वापस अपने कैथोलिसिज्म में आ सके। तो इसका क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर के पेपर में। क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द 2 नॉवेल्स पब्लिश्ड बाय जॉन हेनरी न्यूमैन। तो लिस्ट दी गई थी, उसमें से 2 नॉवेल्स दिए गए थे। उसमें से उन्होंने बोला था कि जो जॉन हेनरी न्यूमैन है उनकी हमें पहचाननी है। तो उसमें 2 नॉवेल्स थी, लॉस एंड गेन जो हमने अभी पढ़ी है, लॉस एंड गेन एंड कैलिस्टा। द नेक्स्ट वन इज कैलिस्टा। तो द नेक्स्ट थर्ड वर्क ऑफ जॉन हेनरी न्यूमैन इज लेक्चर्स ऑन द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ कैथोलिक्स इन इंग्लैंड। लेक्चर्स ऑन द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ कैथोलिक्स इन इंग्लैंड। तो मतलब इसका समझ में आ रहा है जो लेक्चर्स वो देते थे क्या पोजीशन है कैथोलिक्स की इंग्लैंड में, उसके बारे में ये है। तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1851। ये 1851 में पब्लिश हुआ। दिस इज़ ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स सपोर्टिंग कैथोलिसिज्म। तो वो सपोर्ट कर रहे थे, लेक्चर्स दे रहे थे कि कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हो सब लोगों को, उसी के लिए वो लेक्चर्स डे बाय डे देने उन्होंने शुरू करे। इट इज़ ए ब्रिलियंट सैटारिकल अटैक। सैटारिकल एक व्यंग कर रहे थे ऑन एंटी कैथोलिक प्रिजुडाइज एंड प्रोपेगेंडा। जो एंटी कैथोलिक जो थे उनके ऊपर, उनके प्रोपेगेंडा के ऊपर वो एक व्यंग कसने वाले लेक्चर्स दे रहे थे। द लेक्चर्स अपीयर्ड एट ए टाइम ऑफ नेशनल अप्रोर द पैपल एग्रेशन। तो लेक्चर्स कहाँ पे आ रहे थे? पैपल एग्रेशन नाम के उसमें पेपर में आ रहे थे। द नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी जो भी ये नोट्स है बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिल्कुल आप इन्हीं को सारा करके जाएंगे तो आपको और कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रिटिश लिटरेचर बहुत वास्ट है, वो हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाला है। तो डोंट वरी, आपका सिलेबस ब्रिटिश लिटरेचर तो फुल कवर हो जाएगा इस बार के पेपर में। 6 to 14 डेट आई है दिसंबर की, उसी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ब्रिटिश लिटरेचर मेरी वीडियोस के थ्रू आप बहुत अच्छे से इतना ही करके जाएंगे तो भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और बाकी आगे के जो हमारे बसते हैं अफ्रीकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट करने का सोचा था लेकिन आई थिंक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मुझे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि मॉक टेस्ट तो तभी कर पाऊँगी। लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं मॉक टेस्ट भी देने शुरू कर दूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं तो हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम बचा है, ओनली 20 डेज़ लेफ्ट। तो 20 डेज़ में अगर मॉक टेस्ट करना है तो फुल सिलेबस का इंडियन लिटरेचर से लेके सारा सिलेबस
हम मॉक टेस्ट के थ्रू करें या फिर जैसे ये वीडियोस बन रही है वैसे ही एक एक राइटर के ऊपर मैं वीडियोस बनाती रहूं। तो वो आप अपना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें अब कौन सी स्ट्रैटेजी से काम करना है। तो उसके बाद में ही हम डिसाइड करेंगे। मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। 30 to 40,000 क्वेश्चंस हम कवर करने के टारगेट है कि 30 to 40,000 क्वेश्चंस आपको दिए जाए। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए। द नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करते हैं। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरा A to Z सिलेबस आपको यहीं पे मिल जाएगा, कवर किया जाएगा। नेट का, JRF का, KVS, NVS जिसमें भी इंग्लिश आता है इन्हीं के अंदर से आता है और इन्हीं में से पूछा जाता है। तो चैनल जब भी देखें प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन करने का। तो स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1852, ये पब्लिश हुआ था। दिस इज़ ए डिफेंस ऑफ लिबरल एजुकेशन। अब डिफेंस ऑफ लिबरल एजुकेशन क्या होता है? लिबरल एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन विच हैज़ द मेजर फाउंडेशन ऑन द फैक्ट्स दैट इट शुड बी बैलेंस। तो जो मेजर फाउंडेशन है फैक्ट्स की वो बैलेंस होनी चाहिए, वेल राउंडेड होनी चाहिए एंड मॉडर्न होनी चाहिए। इट शोज प्रमोट फ्रीडम ऑफ थॉट, मीन्स इट शुड प्रमोट फ्रीडम ऑफ थॉट। तो फ्रीडम ऑफ थॉट, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, तो उसका फ्रीडम मिलना चाहिए। उसे क्यों कहते हैं? द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ऐसा एक एजुकेशन दिया जाए जिसमें हम खुल के अपने विचार को प्रकट कर सके, मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए, बैलेंस एजुकेशन दिया जाए। तो फ्रीडम ऑफ थॉट बच्चों के उभर के आए, तो उस टाइप का एजुकेशन होना चाहिए। तो ये था द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। द नेक्स्ट वर्क इज़ कैलिस्टा। द नेक्स्ट वर्क इज़ कैलिस्टा। तो कैलिस्टा इट वाज पब्लिश्ड इन 1855 एंड इट इज़ ए नॉवल। ये एक नॉवल है, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन आया था, 2 नॉवल पूछी गई थी, लॉस एंड गेन एंड कैलिस्टा। तो आपको याद रखना है। एंड सेट ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी। तो ये सेट करी गई थी 3rd सेंचुरी में। अब सोचिए 3rd सेंचुरी कब सेट करी गई थी? 3rd सेंचुरी में ये सेट करी गई थी। एंड सिटी ऑफ सिस्का वेरेनिया विच इज़ ए पार्ट ऑफ अफ्रीका। और कौन सी सिटी में सेट की गई थी? सिटी ऑफ सिस्का वेरिना। ओके, उसमें ये सेट करी। एंड इट डील्स विद द परसुएशन ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो ये किसके ऊपर है? डील्स विद द परसुएशन ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी अंडर द यूरोपियन एम्परर डीसियस। जो एम्परर थे डीसियस उनके अंडर। तो इसके बारे में इसमें बात करी गई है कैलिस्टा में। द नेक्स्ट वर्क इज एपोलॉजिया प्रो विटा सुआ। एपोलॉजिया प्रो विटा सुआ। इट वाज पब्लिश्ड इन 1865 एंड दिस इज़ ए लैटिन वर्क। ये लैटिन वर्क है एंड द टाइटल इज़ इन लैटिन। तो ये टाइटल लैटिन में है विच मीन्स, उसका मतलब क्या हुआ? एपोलॉजिया प्रो विटा सुआ। तो ये देखो क्वेश्चन बहुत बार इस टाइप के भी आते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि ये वर्क है तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है डिफेंस ऑफ वंस लाइफ। डिफेंस ऑफ वंस लाइफ, इसका मीनिंग है डिफेंस ऑफ वंस लाइफ। एंड इट इज़ ए स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। ये एक धार्मिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ जॉन हेनरी न्यूमैन। जॉन हेनरी न्यूमैन की। तो इन्होंने खुद की ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इट वाज रिटन एज ए रेस्पॉन्स टू चार्ल्स किंग्सले अटैक। तो ये जो चार्ल्स किंग्सले ने जो टिप्पणी करी थी उसके ऊपर उन्होंने लिखा है, उसके रेस्पॉन्स में लिखा है ऑन न्यूमैन व्हेन ही लेफ्ट चर्च ऑफ इंग्लैंड। जब इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को छोड़ दिया था, एंग्लिकन चर्च को छोड़ दिया था, तब उन्होंने, चार्ल्स किंग्सले ने इनके ऊपर व्यंग किया था। उसके रेस्पॉन्स में इन्होंने ये लिखा है एपोलॉजिया प्रो विटा। तो डिफेंस ऑफ वंस लाइफ मतलब अपने आप को बचाना, अपनी ज़िंदगी को बचाना। द नेक्स्ट इज ड्रीम ऑफ गेरांटियस। द ड्रीम ऑफ गेरांटियस एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1865। ये पब्लिश हुआ था। एंड दिस इज़ ए पोएम रिटन व्हेन जॉन हेनरी न्यूमैन कन्वर्टेड एंग्लिकनिज्म टू रोमन कैथोलिसिज्म। तो जब ये लिखा गया था, पोएम है ये, व्हेन जॉन हेनरी कन्वर्टेड एंग्लिकनिज्म टू रोमन कैथोलिसिज्म। जब उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था एंग्लिकनिज्म से रोमन कैथोलिसिज्म में। एंड इट आल्सो कन्फेस ए प्रेयर ऑफ ए डाइंग मैन। तो ये कन्फेशन है, प्रेयर है
एक मरते हुए इंसान की। एंड द डिवाइन कॉमेडी जो होती है, डिवाइन कॉमेडी का मीन्स ए पर्सन गोज थ्रू ए 3 स्टेजेस। तो डिवाइन जो कॉमेडी है उसका मतलब होता है डिवाइन कि जो पर्सन जो इंसान है वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। कौन कौन से स्टेजेस? एक तो अर्थ, फिर हेवन एंड हेल। तो अर्थ, हेवन एंड हेल, तो अर्थ पे जाता है पहले, फिर डिसाइड होता है कि वो हेवन में जाएगा कि हेल में जाएगा। एंड देर इज़ ए इमेज ऑफ दिस 3 इन दिस वर्क। तो इसमें जॉन हेनरी न्यूमैन ने इमेज ली है इन तीनों की, है अर्थ की, हेवन की एंड हेल की। तो ये तीनों इसमें इमेज इन्होंने क्रिएट करी है जॉन हेनरी न्यूमैन ने ड्रीम ऑफ गेरांटियस में। तो ये आज की वीडियो थी। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसी ही वीडियोस आपको लेने के लिए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितना एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है उतना ही मटेरियल इसमें है, नॉट मोर देन दैट कि मैं फालतू का कुछ भी पढ़ाए जा रही हूँ। तो उतना दिमाग में नहीं बैठता, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इसमें है। तो मैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में जो स्लाइड्स अपलोड होती है तो उनको भी पॉज करके एक एक स्लाइड को ज़रूर पढ़ें, इग्नोर ना करें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर कर लें। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है, 20 डेज़ है तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस बारे में आप अपना ज़रूर अपने व्यू रखें कि मॉक टेस्ट करना है या हम राइटर्स को कंटिन्यू करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।